हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिशा एंड यू आर वाचिंग सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, सेल्फ लर्निंग में हमने एजुकेशनल स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत एजुकेशन से जो बच्चे नेट कर रहे हैं उनके लिए इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत जितने भी दर्शन आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है और उन सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है ताकि आपके लिए इजी हो कि आप उन वीडियोस तक पहुंच सके। जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखे हैं वो जानते हैं कि हमने उसमें कंप्लीट डिस्कशन किया था, साथ ही साथ में क्वेश्चंस के बारे में भी बताया था कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वे सभी वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत पहला जो फिलॉसफी आता है जो कि आइडियलिज्म है, इसके बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ नेट के लिए बल्कि जो बच्चे बीएड एमएड की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके और आप भी इसे पूरा देखें और अगर आप पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हमने बात करी थी पहले। मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या होती है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया आपको कि दो दर्शन आते हैं। पहले तो फिलॉसफी के अंतर्गत दो दर्शन आते हैं, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन तो कंप्लीट कर लिया है। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भागों में डिवाइड करने के लिए बताया गया है कि जो तीन भाग हैं, ये तीन भाग कौन से हैं। आपका पहला आ जाता है प्राचीन काली दर्शन। प्राचीन काल में मतलब एंशियंट जो पीरियड है उसका दर्शन आता है। फिर आता है दूसरा आता है मध्यकालीन और तीसरा आता है कंटेम्प्ररी मतलब कि समकालीन दर्शन, है ना। तो प्राचीन काल दर्शन में कौन कौन से आते हैं आपके? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये आपके आते हैं प्राचीन कालीन दर्शन में। इसके अलावा मार्क्सवाद और आपका अस्तित्ववाद ये आता है आपका मध्यकालीन दर्शन में। समकालीन मतलब कि कंटेम्प्ररी में आते हैं आपके विधेयात्मक सापेक्षवाद, तार्किक विश्लेषणवाद और तार्किक अनुभववाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? आदर्शवाद के बारे में। चलिए, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, बहुत पुरानी फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन से मिलती जुलती है। चलिए इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो आइडियलिज्म यानी कि आइडिया प्लस इज्म। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या हो जाता है? आदर्श, और इज्म का मतलब वाद। तो वह फिलॉसफी जिसमें किसकी सत्ता के बारे में बात की जाती है? विचार सत्ता, यानी कि और इसका एक और नाम है प्रत्ययवाद, मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है। तो उस पूरी फिलॉसफी को जिसमें हम विचार की सत्ता को महत्वता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको हम कहते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, डेफिनेशन देखी जाए तो रॉस की डेफिनेशन है आदर्शवाद के अनेक और विविध रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत के आदर्श हैं और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। ठीक है, तो ये रॉस ने दी थी डेफिनेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? प्लेटो ने की थी। अब प्लेटो के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न आता है, मुझे खुद भी आता था, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो सुकरात थे, सुकरात का शिष्य था कौन? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य था कौन? अरस्तु। ठीक है, अब सुकरात और प्लेटो ने किसकी जो बात करी, जिसकी उन्होंने समर्थन किया, वो किसका किया? आइडियलिज्म किया, जिसके अंतर्गत विचार सत्ता को महत्वपूर्ण माना गया है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अरस्तु थोड़ा सा इनसे अलग सोचते थे। उन्होंने कहा नहीं, जो रियल वर्ल्ड है उसी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि
जो दिखाई देता है केवल वही सत्य है। उन्होंने विज्ञान की जो जानकारी है उसको इम्पोर्टेंस दी। इसके कारण से अरस्तु जो हैं वो थोड़े से अलग चले गए, इसलिए उन्होंने रियलिज्म के बारे में बात की है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये बात करते हैं कि प्लेटो जो थे वो आइडियलिज्म के समर्थक माने जाते हैं या फिर उसके फाउंडर माने जाते हैं। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिका में सबसे पहले थ्योरीज ऑफ राइट आइडियाज़ के बारे में समझाया है, इसलिए प्लेटो को ही इसका जन्मदाता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये क्या होते हैं। किसी भी विषय के तत्व के बारे में जानकारी जब हम लेते हैं तो उसकी मेटाफिजिक्स देखते हैं कि भाई अगर कोई भी आइडिया है, कोई भी विचार है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसका मेन तत्व क्या है, उसका मेटाफिजिक्स क्या है। तो यहाँ पर आइडियलिज्म का जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है, आइडिया, ठीक है, यानी विचार। मैटर यानी कि वस्तु। अब वस्तु जगत जो है उसको थोड़ी सी कम महत्वता दी गई है, आइडिया को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आइडिया इज़ मोर पावरफुल देन मैटर, ये बात कही गई है। विचार सत्ता ही महत्वपूर्ण है, ये बात बोला गया है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि जो भी आइडिया है, जो भी इस जगत में जितना भी कार्य होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आइडिया। सेकेंडरी क्या आता है, मैटर। ये है तत्व मीमांसा यानी कि इसकी मेटाफिजिक्स। एक्सियोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका ज्ञान क्या है, इसका महत्वपूर्ण नॉलेज क्या है इसके पीछे। तो ये बात है, इन्होंने ये बात कही कि वो है ज्ञान जो विचार केंद्रित होता है, यानी कि आइडिया सेंटर्ड होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। अल्टीमेट रियलिटी इज़ माइंड एंड स्पिरिट, यहाँ पर ये बात की गई है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, माइंड और स्पिरिट है। माइंड का मतलब आपके विचार जिसमें आते हैं, आपका मन, और स्पिरिट का मतलब सोल। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है मूल्य मीमांसा, कि ये जो ज्ञान की बात हम कर रहे हैं इसके पीछे मूल्य क्या है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी यूज़ कहाँ हो रहा है। तो इसका यूज़ ये है कि अगर हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि आत्म अनुभूति। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात की जानी चाहिए। शिक्षा कैसी हो, जो व्यक्ति को आत्मनिष्ठ बनाए, उसको उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे, उसको आत्म अनुभूति के रास्ते पर ले जाए। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहले बात आती है किसकी, द मेन एलिमेंट ऑफ आइडियलिज्म इज आइडिया, विचार शक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य बिंदु है, मुख्य तत्व है, ठीक है। द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट देन मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की जाती है कि इम्पॉर्टेंट है किससे, मटेरियल वर्ल्ड से। द सोल इज ए स्पिरिचुअल फैक्टर, द गॉड इज ए सुपीरियर सोल, ये हमारी जो आत्मा है वो क्या है, एक आध्यात्मिक सत्ता है ना, और जो गॉड है वो क्या है, सुपीरियर सोल है, सुप्रीम सोल है। मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, जो मनुष्य है वो इस सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण कृति है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन हिज फिजिकल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर, ये नहीं है इनके अनुसार कि अगर आपने शरीर को बलिष्ठ बना लिया तो आपका डेवलपमेंट हो गया, नहीं, आपको अपनी आध्यात्मिक सत्ता को भी महत्वपूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, मन से आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, मनुष्य जीवन का जो मुख्य और अंतिम लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए, अपने आप को जानना, स्वयं की अनुभूति करना। अल्टीमेट रियलिटी इज माइंड एंड स्पिरिट, जो हमारी आत्मा है वह सत्य है और वही अंतिम सत्य है। नॉलेज एंड ट्रूथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको जीवन में अपने लक्ष्य को साधना है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, सत्य के साथ में ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम जो है वह सत्य है, यानी कि जीवन में सत्य, उसके साथ में उसकी सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उससे ही अपना जीवन जो है वह सारपूर्ण होता है।
वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो इन सभी बातों को फॉलो करने के बाद हमारे जीवन में वैल्यूज़ आती हैं, वो क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक सत्ता की बात की गई है और बताया गया है कि आपके जीवन को जीने के लिए आध्यात्मिक रूप से अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, आध्यात्मिक सत्ता को महत्वपूर्ण बनाना ही ज़रूरी होता है। चलिए फाउंडर की बात कर लेते हैं, फाउंडर एंड ब्रांचेस ऑफ आइडियलिज्म। तो यहाँ पर फाउंडर की बात मैंने आपको पहले ही बताई। जो प्लेटो हैं वह माने जाते हैं आइडियलिज्म के फाउंडर। तो प्लेटो वॉज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। अब प्लेटो ने तो आइडियलिज्म की शुरुआत कर दी, लेकिन अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपने रिसर्चेस के हिसाब से आइडियलिज्म को कई टाइप्स में डिवाइड कर दिया, उनकी कई ब्रांचेस बता दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेटो की ब्रांच के बारे में बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ आइडियलिज्म में फर्स्ट जो आती है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको हम कहते हैं मोरल आइडियलिज्म। हिंदी में कहा जाता है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद और नैतिक आदर्शवाद। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। तो ऑब्जेक्ट की बात क्या है भाई, दो बातें हैं, एक आइडिया की बात है और दूसरी किसकी बात है, मैटर की बात है। उन्होंने प्लेटो ने दोनों को ही माना कि एक विचार जगत है और दूसरा क्या है, वस्तु जगत है। लेकिन विचार जगत जो है वो वस्तु जगत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, इसमें इनकी ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब कि दोनों में ऑब्जेक्ट दिया गया है, या तो विचार या तो वस्तु, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद और नैतिक आदर्शवाद। इसमें मोरालिटी की बात की जाती है, मोरल एजुकेशन की बात की जाती है, इसलिए मोरल आइडियलिज्म। नेक्स्ट आती है सेकंड ब्रांच जो है वो जॉर्ज बर्कले की है, जिन्होंने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को प्रमोट किया। व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, यहाँ पर विचार सत्ता को ही महत्वपूर्ण माना गया है, वस्तु सत्ता को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। बर्कले ने कहा कि विचारों को ही मानते हैं, उनके अनुसार वस्तु कुछ भी नहीं है, इनका आदर्शवाद केवल विचारों पर निर्भर है। इन्होंने जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है, इसलिए इनकी सत्ता केवल किस पर डिपेंड करती है, विचारों पर। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड है वो आता है कांट का फिनोमिनल आइडियलिज्म। हिंदी में कहा जाता है इसे प्रपंचवाद। अब प्रपंच का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ लॉजिक्स आ जाते हैं, जहाँ तर्क आ जाते हैं, जहाँ बुद्धि का उपयोग होने लगता है, वहाँ किसकी बात आ जाती है, प्रपंच की बात आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कांट आइडिया, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक आर इम्पॉर्टेंट, बट ही ऑल्सो बिलीव इन मैटर। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि आपके जगत में जो भी आपको एजुकेशन लेना है उसके लिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि का उपयोग करने की बात कही गई है, बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लॉजिक मतलब कि तर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ में ये मैटर यानी कि वस्तु जगत की प्रामाणिकता को भी मानते हैं। तो जब भी हम कुछ काम कर पाते हैं जब हमारी बुद्धि में विचार और तर्क आते हैं। ठीक है, तो कांट का याद रखिएगा क्या है, प्रपंचवाद। प्लेटो का क्या था, वस्तुनिष्ठ। बर्कले का क्या था, सब्जेक्टिव। और कांट का क्या है, प्रपंच। आगे बढ़े, लेबनीज का आ जाता है, लेबनीज का अनेकवाद, इसको बहुतत्ववादी आदर्शवाद भी कहते हैं। लेबनीज प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म, द वर्ल्ड इज मेड बाय न्यूमरस मोनार्ड। इन्होंने एक बात कही है कि ये किससे बना हुआ है, न्यूमरस मोनार्ड से बना हुआ है। इन्होंने कई तत्व माने, इन्होंने ये नहीं माना कि भाई अकेला विचार है या अकेला आइडिया है। इन्होंने बताया कि बहुत सारे कई छोटे छोटे से तत्व हैं जिनसे मिलकर ये पूरा संसार बना हुआ है और सभी का अपना अपना महत्व है, बहुत सारे तत्वों का महत्व है, इसलिए इन्होंने कई सारे तत्व माने हैं। आगे बढ़ते हैं, हीगल्स एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। हीगल और फिक्टे दो फिलोसोफर्स हुए हैं जिन्होंने बात कही है द्वैतवादी आदर्शवाद की, इसको निरपेक्ष आदर्शवाद भी कहा जाता है। इन्होंने बाकी सारे लोगों की, कांट की, लेबनीज की बात को नकार दी। उन्होंने ये कहा कि मैटर एंड आइडियाज दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये माना कि गॉड ने वर्ल्ड को मैटर से बनाया है और उसका संचालन आइडियाज से होता है, इसलिए इन्होंने इक्वली इम्पॉर्टेंट माना है किसको, मैटर को भी
और आइडियाज़ को भी। तो आपको याद रखना है ये सारे अलग अलग जो ब्रांचेस हैं ये पूछे जाते हैं कि हीगल का आदर्शवाद कौन सा है, लेबनीज का कौन सा है, या फिर नाम दे दिया जाएगा कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म किसका है, तब आपको पहचानना पड़ेगा कि किसका है। तो किसका है, बर्कले का है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक स्टडी ऑफ आइडियलिज्म। तो बेसिक स्टडी की बात करते हैं तो आइडियलिज्म इज़ अ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक तत्ववादी कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये बात कही जाती है कि आइडियलिज्म जो है मोनोस्टिक है, मतलब कि एक तत्ववादी। जैसे हमने इंडियन फिलॉसफी में भी पढ़ा था अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, मतलब जब एक ही सत्ता को महत्वपूर्ण माना जाए तो वो क्या हो जाता है, एक तत्व। जब दो तत्वों को माना जाता है तो द्वैत माना जाता है, दो तत्ववादी। और जब कई सारे तत्वों को माना जाता है तो अनेक तत्ववादी। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, केवल आइडियाज़ की बात की गई है, इसलिए ये क्या है, एक तत्ववादी है। लेकिन आप इसमें हीगल के आदर्शवाद को नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने आइडियाज़ को और किसको, मैटर को, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट माना है। इसलिए हीगल का जो आइडियलिज्म है वो मोनिस्टिक नहीं है। बाकी जो है बाकी सारे लोगों का जो है वो क्या है, मोनिस्टिक है। इसके बाद जो उनका है ना कांट का, उनका भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आइडियलिज्म बिलीव इन एप्योरिटी कॉन्सेप्ट। एप्योरिटी कॉन्सेप्ट का मतलब पूर्व निर्धारण से होता है, जो पहले से ही निर्धारित हो उसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। नए कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की बात ये लोग नहीं कहते। मेन जो गोल है वो क्या है, आत्मानुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन। ये लोग पवित्र जीवन की बात करते हैं कि अपना जीवन इस तरीके से जीना चाहिए कि वह क्या हो, पवित्र हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आध्यात्मिक सत्ता की बात करते हैं। आपकी जो आध्यात्मिक विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है देन आपके फिजिकल विकास से। सोल इज़ इम्पॉर्टेंट देन बॉडी। आपकी आत्मा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बॉडी को सेकेंडरी माना गया है। यूनिवर्सल नॉलेज यानी सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई है, ऐसी शिक्षा जो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इक्वली इम्पोर्टेंट हो, ऐसी शिक्षा की बात की गई है। बुक्स को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कहा गया है बुक्स आर द हाउस ऑफ नॉलेज। बुक्स क्या होती हैं, नॉलेज का पूरा घर होती हैं, इसलिए बुक्स की प्रामाणिकता को मानते हैं। आपके पास कोई टीचर ना हो, केवल आपके पास बुक हो तो आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़े तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म। तो एजुकेशन जो है, शैक्षिक महत्वता क्या है वो देख लेते हैं। तो एम्स ऑफ आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, या फिर एजुकेशन के रेलेवेंस में देखा जाए तो बेनिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। आपकी इम्पॉर्टेंट कैसे इम्प्रूव होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन दी जाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिक सत्ता को इम्पोर्टेंस देने के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए आपको शिक्षा दी जानी चाहिए। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, आपकी नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, कल्चरल जो आपकी ग्रोथ है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। क्रिएशन ऑफ आइडियल सोसाइटी, आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा का कि आप इस सोसाइटी को एक तरीके से आइडियल सोसाइटी में कन्वर्ट करें या आइडियल सोसाइटी बना सकें। आगे बढ़ें तो करिकुलम की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म का। तो आइडियलिज्म कंसीडर थॉट, आइडिया, वैल्यू एंड नॉलेज। किस किस की बात करते हैं ये, विचारों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। तो इनके करिकुलम में इन सभी विषयों पर खास ध्यान दिया जाता है, विचारों पर, वैल्यूज़ पर और नॉलेज पर। मतलब वैल्यू एजुकेशन दिया जाना चाहिए, थॉट संबंधी ऐसा एजुकेशन दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा अपने आप ही अपने आप को जाने और विचारों को क्रिएट करे, नई नई खोज करे, है ना। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटीज़ देन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल
साइंसेस। इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है देन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेस। तो विज्ञान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिया गया है या विज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं माना गया है। ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि जो मानवता के विकास के लिए ज़रूरी विषय होते हैं उसको महत्वपूर्ण माना गया है। Idealism stays on three values: truth, goodness, and beauties. Determine three type of human activity: intellectual, moral, and aesthetics. अब ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात की गई है, इसके द्वारा मनुष्य की ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें कि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, उसका नैतिक विकास होना चाहिए और उसका सौंदर्यात्मक विकास होना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। आगे बढ़े तो रॉस ने एक स्कीम दी थी इनके करिकुलम की, वो क्या है? एजुकेशन को दो भागों में डिवाइड किया। पहला आ जाता है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ और दूसरा आ जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़। तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ में इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, मोरल मतलब नैतिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक और एस्थेटिक मतलब सौंदर्यात्मक। तो ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से जिसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है ना। और फिजिकल एक्टिविटी में केयर ऑफ बॉडी एंड डेवलप द स्किल की डेवलपमेंट की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। तो देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आइडियलिज्म की जो मुख्य मेथड थी पढ़ाने की वो क्या थी? तो मुख्य मेथड तो थी लेक्चर मेथड, लेकिन इसके अलावा जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी एक मेथड दी है, जिसमें कि सुकरात की मेथड जो है वह क्या है? क्वेश्चन आयर मेथड, जिसमें हम क्वेश्चन आयर के फॉर्म में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। डिस्कशन एंड डिबेट जो मेथड है वो किसने दी थी? प्लेटो ने। इसके अलावा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है वो किसने दी थी? एरिस्टोटल मतलब कि अरस्तु ने। इंडक्टिव का मतलब आगमन, डिडक्टिव का मतलब निगमन। तो अरस्तु की मुख्य विधि कौन सी है? इंडक्टिव डिडक्टिव। इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर मेथड दी थी हर्बर्ट ने। इसके अलावा प्ले वे मेथड, खेल खेल में सिखाने की विधि दी थी फ्रॉवेल ने। तो आपको इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना होगा कि किसकी कौन सी मेथड है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं स्टेटस ऑफ स्टूडेंट एंड स्टेटस ऑफ टीचर। तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी नहीं कही गई है, ये है टीचर सेंटर फिलॉसफी है, जिसमें कि किसके स्टेटस को इम्पोर्टेंस दिया गया है? गॉड के स्टेटस को इम्पोर्टेंस, टीचर के स्टेटस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। यहाँ पर आइडियलिज्म में चाइल्ड सेंटर फिलॉसफी की बात नहीं की गई है। द स्टेटस ऑफ टीचर इज़ वेरी हाई एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू गॉड। शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना गया है। ठीक है, अब आ जाता है डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। तो आइडियलिज्म कीप्स द चाइल्ड अंडर कंट्रोल। आदर्शवाद शिक्षक के द्वारा छात्रों को अपने कंट्रोल में रखने की बात करता है। इफ़ ही डज एनीथिंग रॉन्ग ही इज़ इमीडिएटली पनिश्ड। अगर वह कुछ भी गलत करता है तो उसको पनिश करने की बात भी कही गई है इन अ गुड वे, ताकि उसे उसके सारे कार्यकलापों को सुधारा जा सके। पनिशमेंट के द्वारा उसको अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन में लाया जा सके। आगे इसकी जो क्रिटिसिज्म हुई है वह किस बारे में हुई है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की गई है स्पिरिट की, माइंड की, सोल की, कॉस्मस की, लेकिन यथार्थ जीवन में इनका रोल कैसे है या फिर वास्तविक जीवन में हम किस तरीके से आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, इसके को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। यथार्थ जीवन की बात नहीं की गई है, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग में किस तरीके से आप बात करेंगे स्पिरिट की, किस तरीके से आप बात करेंगे माइंड की, सोल की, तो ये थोड़ी सी कमी नज़र आती है कि यहाँ पर जीवन की बेसिक बातों को, एक्सट्रीम नॉलेज के बारे में बात की गई है, बट जो जीवन यापन के लिए जो शिक्षा की बात होनी चाहिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है।
नेक्स्ट आ जाता है पे लेस अटेंशन टू फिजिकल, इंडस्ट्रियल, सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ टुडे। आज की वास्तविक जीवन की घटना होती है कि आपके जीवन में फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप रोजगार प्राप्त कर सको। तो इन सभी की चर्चा इस दर्शन में नहीं की गई है। तो ये था आइडियलिज्म, जिसके बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाई हूँ इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो इस आइडियलिज्म से रिलेटेड है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। लिंक दी हुई है, लिंक में सारे वीडियोस दिए हुए हैं, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में जिसमें हम नेचुरलिज्म और रियलिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।